नमस्कार। महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, और साथ ही रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए अब नजर डालेंगे शो में आज क्या खास रहने वाला है। आज चर्चा करेंगे कुछ हटके, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट्स पर तो हम बातचीत करते हैं, पर आज ट्रैवल इंश्योरेंस पर भी थोड़ी जानकारी लेंगे हर्षवर्धन से, और साथ ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। पीपीएफ के बारे में कितना डिडक्शन उसमें मिलता है, साथ ही अगर माइनर अकाउंट है या फिर आप वाइफ का भी अकाउंट है तो टोटल आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम जानकारी लेंगे। हर्षवर्धन, सबसे पहले ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं। फिलहाल अब गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं और लोग पैक करके जाने की भी सोच रहे होंगे। ऐसे में कुछ टिप्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी पल्लवी, अगर हम देखें कि आप जब अपने कोई फॉरेन ट्रिप प्लान करते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ट्रिप में, आप लाखों रुपए हम खर्चा करते हैं, लेकिन एक एलिमेंट, एक जो बेसिक चीज है वो हम कई बार भूल जाते हैं, और वो है एक ट्रैवल इंश्योरेंस, ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसी। जब आप कोई भी विदेश जाते हैं, वहां पर अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या आपके साथ 2-3 चीजें जो हो सकती है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है या कोई ओपीडी ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ता है, वो कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा होता है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस में हम देखें या कोई भी दूसरी कंट्रीज में कॉस्ट काफी होता है और आपकी पूरी छुट्टी खराब हो सकती है। इसका उपाय है कि आप एक ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसी खरीदें। ये डोमेस्टिकली इंडियन कंपनी से, आप इंडिया से निकलने से पहले खरीद सकते हैं। इसके जो कवरेज है वो काफी एलैबोरेट है। अगर हम 2-4 जो हाइलाइट्स हैं वो अगर बात करें, एक ऑब्वियसली है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको बाहर लेना पड़ता है कोई भी इमरजेंसी की वजह से, तो वो आपको रीइंबर्स किया जाता है। दूसरा एक पर्सनल लायबिलिटी है। कई बार हमने देखा है कि आप जब कोई भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आपकी वजह से अगर किसी और की प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, तो वो अगर आप पे केस करते हैं रिकवरी के लिए, तब आपको एक काफी अमाउंट देना पड़ सकता है। वो भी ये पॉलिसी कवर करती है। उदाहरण के तौर पे आपको एक कॉमन इशू जो है वो ये है कि हम कोई रेस्टोरेंट में बैठे हैं, नॉन स्मोकिंग एरिया है, आप वहां स्मोक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वाटर स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सारा फर्नीचर वो रेस्टोरेंट का खराब हो जाता है, तो वो रेस्टोरेंट ओनर आप पे क्लेम कर सकता है सारे डैमेजेस के। ऐसे जो पर्सनल लायबिलिटी क्लेम्स होते हैं वो भी पॉलिसी आपकी कवर करती है। आप जब ट्रिप पे जाते हैं, आपके बैग खो जाने का डर होता है। जब आप चेक इन बैगेज जो एयरलाइन में आपने चेक इन की है, वो बैग खो सकती है, आपका पासपोर्ट खो सकता है, या बैग आपकी डिलेड आती है, तो आपको जो इमरजेंसी में जो खर्चे करने पड़ते हैं, थोड़े कपड़े आपको खरीदने पड़ सकते हैं, वो सारी आपकी पॉलिसी कवर करके देती है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो कॉस्ट है ट्रैवल पॉलिसी खरीदने का, वो बहुत नेग्लिजिबल है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अगर एक 40 ईयर ओल्ड अगर 2 हफ्ते के लिए फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, अगर उनका हम प्रीमियम देखें, एक कंपनी का उदाहरण कोई भी पकड़ लिया, टाटा एजी का हम अगर प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं और प्लैटिनम प्लान खरीदते हैं जो टॉप लेवल का प्लान है, उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस $5 लाख तक कवर होता है। इसका प्रीमियम अगर देखेंगे तो 1,663 रुपीज होता है, 1,663। बस इतना सा कॉस्ट में आपको इतना कवरेज मिलता है। सो मेरा सुझाव यही रहेगा हमेशा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज आप अपने लाखों रुपए ट्रिप पे खर्चा करते हैं, एक छोटा एक्सपेंस लेके आप एक ट्रैवल पॉलिसी जरूर खरीद के जाइए। आपका जो हॉलिडे है वो काफी एंजॉय कर पाएंगे आप। हर्षवर्धन, जैसे आपने बताया, इसमें काफी सारी चीजें कवर हो रही हैं, चाहे पासपोर्ट खोना है या बैगेज है या थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। इसमें मेडिक्लेम का भी आपने बताया कि जो यात्रा के दौरान हमारा मेडिकल खर्च होगा वो भी इसमें कवर होगा, लेकिन जाहिर है इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन्स होते होंगे। तो क्या जो हम प्लान लेने जा रहे हैं उसमें पहले से ही हमें जानकारी होगी कि कौन सी बीमारियों का कवर एक तरह से जो फिर यात्रा के दौरान, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, जैसे आपने बताया जो आपका ट्रैवल टाइम है, चाहे वो 2 वीक्स है या 1 महीना है, जैसे भी आप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें एक्सक्लूजन्स का जहां तक सवाल है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए पल्लवी, पहले आप जाने से पहले फॉर्म में आपको बताना होता है कि आप अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई आपकी एलिमेंट्स हैं, वो आप डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर हम देखें बाय एंड लार्ज, हमने देखा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से भी क्लेम्स आते हैं। जब आपको वेदर सूट नहीं करता है, उसकी वजह से आपको स्किन पे रैशेस हो सकती हैं। आप अगर वो चीज का कंसल्टेशन भी करने जाते हैं, एज एन ओपीडी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओपीडी ट्रीटमेंट आप लेते हैं, वो भी कवर होता है इस पॉलिसी में। सो अगर एक्सक्लूजन्स बोले, वैसे कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स नहीं है, सिर्फ है कि कंपनी ये डेफिनेटली देखना चाहती है कि आपकी कोई एलिमेंट यहाँ पर ऑलरेडी है, उसका ट्रीटमेंट करने आप फॉरेन नहीं गए हो। तो इट इज ये एक बेसिकली हॉलीडे या कोई भी दूसरे काम से आप फॉरेन जा रहे थे, ओवरसीज जा रहे हैं, और फिर आप अगर कोई कारण से बीमार पड़ते हैं तो वो कवर होता है। जिस दिन अगर कंपनी को ऐसा लगा कि आपके ऑलरेडी कोई एलिमेंट थी
और उसका ट्रीटमेंट करने आप फॉरेन गए और ये पॉलिसी में क्लेम करते हैं, वो नहीं मिलेगा। सो इट इज नॉट फॉर समथिंग जो आपके पास ऑलरेडी आप सफर कर रहे थे, बट समथिंग जो आप जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन अनदर लैंड। चलिए, तो बहुत सारे देशों में इनफैक्ट ये मैंडेटरी भी है, चाहे फिर ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, स्पेन जैसे कई सारे ऐसे देश हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में शायद ये है कि अगर आप जा रहे हैं वहां पर तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होगा आपके लिए, और कुछ चीजों का खासकर आपको ध्यान रखना होगा। जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया उसी को हम समअप कर रहे हैं। चेकलिस्ट की जहां तक बात करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही अच्छे से पढ़ ले, बारीकी क्या है उसमें, और साथ ही आप जिस भी कंपनी का प्लान ले रहे हैं उसका वहां के विदेश में जो उनकी सब्सिडी होगी या कामकाज की आप जानकारी जरूर ले लें। साथ ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये भी काफी अहम पहलू होता है। चलिए, अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहली दर्शक है पिंकी पवार, स्टूडेंट है ये और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार पिंकी, बताइए किस चीज की पढ़ाई आप कर रही हैं? सर मैं फाइनेंस MBA कर रही हूँ जी। और म्यूचुअल फंड्स में कितनी रुचि है आपको? सर म्यूचुअल फंड से मेरे को मतलब पॉवर से 2000 इन्वेस्टमेंट 5 years। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है पिंकी कि आप इतनी कम उम्र से ही आप सोच रहे हैं कि निवेश की शुरुआत की जाए। हर्षवर्धन, जैसा इन्होंने बताया 22 इनकी एज है और 2000 रुपीज अपनी पॉकेट मनी से निकालना चाहती है और SIP में डालना चाहती है। किस तरह का फंड इनको चुनना चाहिए? क्योंकि उम्र कम है, एक्सपोजर ले सकते हैं ज्यादा इक्विटी का, लेकिन फिर भी रिस्क की जहां तक बात की जाए, और अभी काफी लंबा समय है इनके पास, लेकिन शुरुआत कर रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? वेल पिंकी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पॉकेट मनी से इस उम्र में शुरू कर रहे हैं सेव करना। तो ये आदत आप जब बाद में आप काम करने लगे तो भी कंटिन्यू करिएगा। जब आपको फर्स्ट सैलरी आती है उसमें से ही आप अपना डिडक्शन सेट करके आप SIPs या कोई भी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेव करना शुरू कर दीजिएगा। इसे आप TDS की तरह ट्रीट करिए। जैसे आपका TDS कट के आपकी सैलरी में से कट के आपके हाथ में आता है, उसी प्रकार आप ये सोचिएगा कि एक जो अमाउंट आप निवेश करिए वो आपके हाथ में आ ही नहीं रहा है, वो एक टैक्स है या कोई भी कारण से आपकी उतनी सैलरी है ही नहीं। तो इस प्रकार आप एक बहुत अच्छा अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जहां तक आपका एग्जिस्टिंग अभी जो इन्वेस्टमेंट आपको करने हैं, आपको 5 साल का आपके पास टाइम होराइजन और आप 2000 रुपया निवेश करना चाहती हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक इक्विटी एग्रेसिव बैलेंस फंड लें। आप HDFC प्रूडेंस फंड में निवेश कर सकते हैं। 75% जो है वो इक्विटी में निवेश होता है और 25% डेट में होता है। तो आप 5 साल का जो टाइम होराइजन है वो इस फंड में आप बने रह सकते हैं और 5 साल तक आप कंटिन्यू करिए। इस दौरान आई एम श्योर आप काम करना शुरू करेंगे तो अपने गोल्स रीडिफाइन करिएगा, और लॉन्ग टर्म सेविंग्स या जो भी आपको दूसरे गोल्स जब आप आइडेंटिफाई करें उसके लिए आप सेव करना और इन्वेस्ट करना शुरू कर लीजिएगा। तो HDFC प्रूडेंस आपको फंड बताया है पिंकी हमारे एक्सपर्ट ने, और अगर आप उसके रिटर्न्स पे देखें तो पिछले 5 साल के अंदर करीब 21% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने एनुअलाइज बेसिस पे दिया है, और साथ ही पिछले 1 साल के अंदर भी इसका करीब 21% का रिटर्न देखने को मिला है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, HDFC प्रूडेंस वैसे तो हाइब्रिड फंड है, लेकिन 75% इसका एक्सपोजर इक्विटी की तरफ है, बाकी 25% डेट में है, तो आपके लिए एकदम सूटेबल रहेगा। आप इस तरह के फंड के साथ आगे बढ़ सकती है, और 2000 रुपए जो आपने बताए हैं वो थ्रू SIP आप इसमें निवेश कर सकती हैं। अगली दर्शक है इंदिरा, हमारे साथ फैजाबाद से मौजूद है। नमस्कार इंदिरा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? इंदिरा जी, आप सुन पा रही हैं? चलिए, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन सवाल इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा था, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मेंशन किया था कि हाउस वाइफ हैं और इन्होंने हाल में ही शो हमारा देखना शुरू किया, उसको फॉलो करना चाह रही हैं। PPF के बारे में इनका कंसर्न है। हर्षवर्धन, जैसा इन्होंने मेंशन किया, हस्बैंड ने 90,000 रुपीज अपने PPF खाते में जमा किए हैं, और ये जानना चाह रही हैं कि क्या उनका भी एक खाता है, इंडिपेंडेंट खाता है, क्या उसमें इनके हस्बैंड डिपॉजिट करके टैक्स पर छूट ले सकते हैं? क्योंकि 1 लाख की जो लिमिट है इंडिविजुअल्स के लिए है, इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि क्योंकि ये हाउस वाइफ है और इनकी तो कोई इनकम नहीं है, यानी इनके अकाउंट में जो पैसा जमा होगा उस पर टैक्स छूट क्या हस्बैंड ले पाएंगे? वेल पल्लवी, हम इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये इंडिपेंडेंटली हाउसवाइफ हैं और जिनमें इनके कोई इनकम नहीं है, क्या ये अपनी PPF अकाउंट मेंटेन कर सकती है और उसमें 1 लाख रुपए हर साल का जमा कर सकती हैं? जी हाँ, हस्बैंड का जो अकाउंट है वो सेपरेट है, इनका अकाउंट जो है वो सेपरेट है। दोनों इंडिविजुअल्स 1-1 लाख रुपए अपने अपने डीमैट अकाउंट में, अपने PPF अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अब बात आती है टैक्स सेविंग के लिए। अगर इनके हस्बैंड जो 90,000 अपने खुद के PPF अकाउंट में जमा कर चुके हैं
और अगर 10,000 रुपया वो अपनी वाइफ के पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं तो 1 लाख की लिमिट वो पूरी अपना टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। वो जमा कर सकते हैं लेकिन टैक्स बेनिफिट्स उनकी वाइफ को मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा। उनको अगर अपने अकाउंट में टैक्स बेनिफिट चाहिए तो उन्हें अपने बच्चे के अकाउंट में अगर वो जमा करते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो उन्हें मिल सकता है। सो अगर हम बात करें कि 190,000 वो अपने अकाउंट में जमा करके 90,000 का टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, अगर अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा करते हैं तो जमा कर सकते हैं लेकिन टैक्स बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा, उनकी वाइफ को मिलेगा। और अगर ये अपने खुद के अकाउंट में टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये एक माइनर के जिसमें वो खुद गार्डियन है, अगर उसमें निवेश करते हैं तो उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। सो आंसरिंग द क्वेरी, जो लिमिट्स हैं वो इंडिविजुअल लिमिट्स है, 1 लाख जमा कर सकते हैं। टैक्स लिमिट जो है वो 1 लाख की इंडिविजुअल के लिए है, तो अपने वाइफ के अकाउंट में जमा करके भी वो क्लेम नहीं कर सकते लेकिन उनकी वाइफ जरूर क्लेम कर सकती है। चले, तो आप जहां तक जमा करने की बात है तो वो कर पाएंगे, लेकिन टैक्स रूट का जहां तक सवाल है तो 1 लाख ही लिमिट है टोटल एग्जेम्पशन की 1 साल के अंदर अंदर। अगर हमारी महिला दर्शकों को भी कोई सवाल भेजना है तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें। आप हमें she@znetwork.com पर सवाल भेज सकते हैं। साथ ही एसएमएस करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा कोड है she लिखकर स्पेस देकर आप अपना नाम, अपना सवाल 57575 पर भेज सकती हैं। हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क करेगी और आपका सवाल अगले शो में शामिल करेगी। जल्द लौटेंगे, हर्षवर्धन से बातचीत जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हर्षवर्धन रूंगटा हमारे साथ हैं। और चलिए अब अगली दर्शक हैं हिना पटेल, वलसाड गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार हिना, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ हिना जी। हाँ बताइए मैम, आप पीपीएफ खाते के बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रही थी। हाँ, वो पीपीएफ में मेरा पोस्ट में है जी अकाउंट, और उसका 9 साल हो गया है। अभी इसको मुझे एसबीआई में ट्रांसफर करना है। ओके। हाँ, तो मेरा सवाल है कि मेरा वो पीपीएफ का अकाउंट कंटिन्यू रहेगा या फिर या वो न्यू कहलाएगा? ठीक है। वैसे कोई क्या वजह है एसबीआई में ट्रांसफर करने की? पोस्ट ऑफिस में आपका खाता आपने खोला था, तो किस वजह से ट्रांसफर कर रही हैं? वो सर्विस की वजह से। हेलो। चलिए मैम, आप चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे हर्षवर्धन, हमारे आज के एक्सपर्ट। हर्षवर्धन, अब क्योंकि इन्होंने ट्रांसफर किया नहीं है, करने वाली हैं और लगभग 8-9 साल इनको हो गए हैं ऑलरेडी, तो मेन कंसर्न इनका यही है कि मैच्योरिटी की अवधि पर क्या कुछ उसका असर पड़ेगा? देखिए हिना जी, आप अपना जो पीपीएफ अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस से एसबीआई में बेशक ट्रांसफर कर सकती हैं और वो एक कंटिन्यूइंग अकाउंट माना जाएगा, ना कि एक नया अकाउंट। इसका जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, एक एप्लीकेशन देनी है कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट इस फलाना बैंक एसबीआई बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहती हैं। तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगी, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफाइड कॉपीज जो आपने अकाउंट खोले थे उस समय का एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, आपके जो स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपीज वो एसबीआई बैंक की ब्रांच को भेज देंगी। उसके बाद आपको एसबीआई की ब्रांच में जाना है, आपको ओरिजिनल जो पासबुक आपके पास थी पीपीएफ की पोस्ट ऑफिस से इशू की गई वो देनी है आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिर से भरना होगा एसबीआई का, और फिर उसमें नॉमिनेशन वगैरह सब प्रोसेस पूरा करके केवाईसी के फ्रेश डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और आपको फिर एक नई पीपीएफ की पासबुक एसबीआई से मिल जाएगी। लेकिन जो कंटिन्यूइंग बेनिफिट्स हैं, आपको जो 15 साल का जो पीपीएफ का अकाउंट होता है उसमें आपके जो लोन एलिजिबिलिटी है, आपके जो पार्शियल विड्रॉल के जो लिमिट्स हैं, वो सारी लिमिट्स कंटिन्यू रहेगी और ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस से आपका एसबीआई के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा और एक नया पासबुक आपको एसबीआई की तरफ से मिल जाएगा। सो ये आप बेशक कर सकती हैं, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल है। तो आपको ये प्रोसेस करना चाहती हैं, आप बेशक आप करके अपना अकाउंट पीपीएफ का अकाउंट स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हिना, आपके लिए भी कुछ यहाँ पर रास्ता खुल गया है और साथ ही बाकी दर्शक भी जो देख रहे हैं, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है और किसी भी वजह से आप उसको अगर बैंक में शिफ्ट करते हैं तो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे, साथ ही अवधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया, वो आपको फॉलो करना होगा। अगला सवाल ईमेल के जरिए हम शामिल कर रहे हैं। इंदु आहूजा जी ने सवाल भेजा है। इन्होंने एक पोर्टफोलियो इम्पैक्ट बनाया है और हर्षवर्धन आपसे राय लेना
जानना चाहती हैं मौजूदा निवेश को लेकर। इन्होंने मेंशन किया है कि कुछ एसआईपीज इन्होंने जनवरी में स्टार्ट की थी, आईसीआईसीआई फोकस्ड ब्लू चिप, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, दोनों ही इन्होंने जनवरी 2014 में 1000 रुपए की एसआईपी शुरुआत की थी इन्होंने, और साथ ही इसी महीने से अप्रैल से इन्होंने एक ईएलएसएस भी लिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टैक्स प्लान इन्होंने लिया हुआ है, करीब 1700 रुपए ये उसमें एसआईपी के जरिए डाल रही हैं। आपसे जानना चाह रही है ओवरऑल इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कैसे हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि इससे पहले ये एफडी में, एनएसई और पीपीएफ में जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें एक्सपोजर इनका अब तक रहा है, लेकिन इस साल से इन्होंने शुरुआत करी है म्यूचुअल फंड्स की। आपका कमेंट इनके पोर्टफोलियो पर और आगे के लिए क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? वेल इंदु जी, आपका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो आप आई थिंक ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। सिर्फ जो आप अगर कोई चेंजेस करना चाहें तो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी से निकल के आप आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में अपना निवेश करना शुरू कर सकते हैं। जहां तक टैक्सेशन की बात कर रहे हैं हम, आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो करंटली आप 10% में आती है, जो आपने इनकम बताई है उस हिसाब से। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट या एनएससी या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं वो सारी टैक्सेबल होती हैं। सो जो नेट रिटर्न्स आपके हाथ में आता है आपको टैक्स का एलिमेंट भी ध्यान में रखना होगा। तो इसके सामने जो कंपैरिजन में आप, क्योंकि एफडी की सब आरडीज वगैरह बंद करके आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू किया है, मेरे ख्याल से अच्छा आपका कदम है और आप इसमें आगे बढ़ सकती हैं। कभी भी आप निवेश करें ये ध्यान में रखें कि आपका नेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए सेव करना चाहती हैं और कितने टाइम के बाद आपको पैसे चाहिए। सो बेसिकली गोल्स होते हैं और टाइम होराइजन होता है। इस प्रकार आप अगर अपना निवेश करना कंटिन्यू करती हैं तो अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आप निवेश कर सकती हैं। टैक्स बेनिफिट्स की जहां तक बात है, आपने आईसीआईसीआई प्रू टैक्स प्लान में निवेश किया है, अच्छा फंड है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके अलावा अगर आप चाहें तो पीपीएफ में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी 1 लाख की लिमिट जो है वो पूरी खुली है। तो 1 लाख की जो लिमिट है वो ईएलएसएस और पीपीएफ से पूरा कर सकती हैं। बस इस प्रकार आप अपना पोर्टफोलियो बना के चलती रहें। आपका जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो सब आप इसमें इनकॉर्पोरेट करिए और एलोकेट कर लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड्स में जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं वो आपके रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए होगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं वो टैक्स फ्री होते हैं इक्विटीज में। तो आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपको टैक्स के भी जो एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। चलिए, तो इंदु, क्योंकि आपने बताया था आपकी एज है 31, तो यू हैव गुड टाइम कि आप अपना कॉर्पस बना सकें रिटायरमेंट के लिए, और इसलिए जो फंड्स आपने बताया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से थम्स अप है। और साथ ही आप आने वाले समय में कुछ और, अगर आप आमदनी में बढ़ोतरी होती है उसके साथ साथ एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ा सकती है और कुछ और कैटेगरीज के फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। फिलहाल टैक्स सेविंग के लिए पीपीएफ में ऑलरेडी आपका खाता है तो उसको आप कंटिन्यू करिए। साथ ही ईएलएसएस भी आपने शुरुआत कर दी है इस अप्रैल से, तो आपका जो आपने चूज किया है, जो सिलेक्शन है वो अच्छा है, इस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। चलिए, अब अगला सवाल है वो ईमेल के जरिए हम ले रहे हैं। संगीता जी ने सवाल भेजा है, उनसे कोशिश करेंगे संपर्क करने की। इन्होंने मध्य प्रदेश से सवाल कर भेजा है। इन्होंने मेंशन किया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं और रिटायरमेंट के बाद ये कुछ ऐसा पेंशन प्लान या ऐसी कोई स्कीम लेना चाह रही हैं जिससे इनको नियमित आय मिल सके। नियर अबाउट 20,000 पर मंथ इन्होंने लिखा है कि एक्सपेंसेस इस तरह से ये प्लान कर रही हैं कि ये बाद में शायद इनको 20,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल सके। क्या कोई इंश्योरेंस प्लान इनके लिए आप सजेस्ट करेंगे या फिर आपको लगता है कि इनको म्यूचुअल फंड्स का रुख करना चाहिए, क्योंकि समय है इनके पास काफी, उम्र इनकी 35 साल है? हर्षवर्धन। वेल पल्लवी, अगर ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्लान ही चाहती हैं लेना, तब मैं सजेस्ट करूंगा कि ये एनपीएस की तरफ रुख करें। ये कोई भी एसबीआई या आईसीआईसीआई का बैंक में जाके अपना खाता खोल सकती है, एनपीएस का अकाउंट, उसमें निवेश करती रहें और रिटायरमेंट के बाद इन्हें एक पेंशन अमाउंट मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर ये चाहें तो म्यूचुअल फंड से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकती है। इनके पास लगभग 25 साल हैं रिटायरमेंट के लिए, तो अगर ये चाहें तो 100% इक्विटी में एक्सपोजर लेके 25 ईयर्स तक इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाएं और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी कॉर्पस इकट्ठा होता है वो चाहे तो एक इमीडिएट एन्युटी प्लान खरीद सकती हैं जिससे पेंशन आना शुरू होगा, या तो वो उसे कोई भी फिक्स डिपॉजिट या टैक्स फ्री बॉन्ड्स, कोई भी एनसीडीज में अगर निवेश करती हैं तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसे वो पेंशन कह सकती हैं। सो पेंशन और कुछ नहीं है, सिर्फ एक अमाउंट है जो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगातार आते रहता है। अब वो अमाउंट आपको पेंशन कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पेंशन की एन्युटी बोल के देती है या आपको इंटरेस्ट के तौर पे आता है, या आपको एक रेंट बोल के भी आपको मिल सकता है। आप भाड़े पे अपनी प्रॉपर्टी लगाती हैं जिसका रेंट आपको आता है, आप उसे पेंशन कह सकती हैं। सो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता लेना चाहता है। अगर ये कंफर्टेबल है अपना पैसा खुद मैनेज करने के लिए तो पहला ऑप्शन है कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना कॉर्पस बनाए,
रिटायरमेंट पे वो पैसे फिक्स डिपॉजिट या टैक्स फ्री बॉन्ड्स में निवेश कर सकती हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है, अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये पैसे मैं खुद हैंडल नहीं कर सकती, तब ये एनपीएस की तरफ रुख कर सकती हैं, जो एक असिस्टेड और एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्लान है। तो ये डिपेंड करता है इनकी प्रेफरेंसेस क्या होंगी और ये कंफर्ट लेवल कहाँ है। हमने दोनों सुझाव दे दिए हैं, जो वो चाहे वो चूज कर सकती हैं। तो संगीता, जो आइडियल तरीका होगा वो ये कि आप क्योंकि अभी यंग हैं, 35 इयर्स आपकी एज है, तो फिलहाल आप इक्विटी में एक्सपोजर लें और जब आप रिटायरमेंट की तरफ चाहें तब आप वो पैसा डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी रिस्क कैपेसिटी क्या है, और जैसा हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज कर सकती हैं तो आपको ये रूट अपनाना चाहिए। अदरवाइज एनपीएस एक चीप ऑप्शन रहेगा। न्यूनतम 6,000 रुपए प्रतिवर्ष से आप एनपीएस में भी खाता खोल सकती हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाएगा, नहीं तो किसी सरकारी बैंक में भी आप संपर्क कर सकती हैं। फिलहाल मनी मैटर्स पर उनमें इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। और अपने व्यूअर्स को बता दें कैसे अपने सवाल आप भेज सकते हैं हम तक। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, shri@znetwork.com। साथ ही एसएमएस करने का तरीका भी बेहद आसान है। श्री लिखकर स्पेस देकर अपना नाम, अपना सवाल 57575 पर आप भेज सकती हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर रही हैं तो अपना फोन नंबर उसमें जरूर मेंशन करें, क्योंकि ईमेल के जरिए आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और अगले शो में आपका सवाल शामिल किया जाएगा। फिलहाल मनी मैटर्स पर वुमेन से इतना ही। नमस्कार।